हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये रविश कुमार। अभी आपको मालूम है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल अब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। अब ये बिल कानून बन जाएगा कुछ ही दिनों में। अब जैसा कि आपको मालूम है, इस बिल को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी और विपक्ष काफी परेशान था और किसी भी तरह से सरकार को इस बिल को पारित करने से रोकना चाहता था। ये तक तो बात समझ में आती है। अरविंद जी परेशान होंगे इस बिल को पास होने के बाद, ये भी समझ में आता है। लेकिन ये रविश जी जो है वो बिल को आपके सामने अपनी इस वीडियो में इस तरह से प्रेजेंट किए कि आपको इनको सुनकर लगता ही नहीं कि ये कोई पत्रकारिता कर रहे हैं, बल्कि लगता है कि ये किसी पार्टी के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन है। अच्छा, आप सुनिए। पहले तो इन्होंने 20 मिनट का एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बिल है, दिल्ली सर्विसेज बिल, ये पास हो चुका है राज्यसभा लोकसभा दोनों से। इस पूरे 20 मिनट में इन्होंने 5 से 10 मिनट तक इन्होंने किसकी बात करी है आपको मालूम है? इन्होंने बात करी है रमेश बिधूड़ी जी के बारे में। अब रमेश बिधूड़ी जी के बारे में इन्होंने क्या बात करी है, क्यों बात करी, इस पे चर्चा करते हैं। विधूड़ी के भाषण में एक और बात नोट करने लायक है। उन्होंने दिल्ली की सरकार को अधर्मी कहा है। यह विधेयक अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया। इसके बाद भाजपा सांसद अपने भाषण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से करते हैं। यही नहीं, सांसद महोदय एक मुख्यमंत्री की मानसिकता से लेकर शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करते हैं, चाहे इशारे में किया या साफ साफ किया। मगर जब आप किसी को बौना कहते हैं तो यह उचित नहीं है। किसी का भी मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, वो भी संसद में। विधूड़ी के ही ये शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। सभापति जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुख है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का, उसी नकारात्मक मानसिकता का एक व्यक्ति इस दिल्ली में दुर्योधन के रूप में बैठा हुआ है। फर्क इतना है कि वह दुर्योधन लंबा चौड़ा था या दुर्योधन थोड़ा बौना है। दूसरा, उसके पास शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। रमेश बिधूड़ी जी ने क्या कहा था लोकसभा में, इस बात को मीडिया में उतना उछाल या मीडिया में उतना कवरेज नहीं मिला। पर पता नहीं क्यों रवीश जी चाहते थे कि इनके हर सब्सक्राइबर्स इस बात को जाने और रमेश बिधूड़ी जी ने केजरीवाल को क्या कहा है उस बात को जाने, और शायद ये फैलाना चाहते थे इस बात को कि रमेश बिधूड़ी केजरीवाल को ये कहते हैं, ताकि जो लोग नहीं भी जानते और जो लोग नहीं भी कहे, शायद हो सकता है फ्यूचर में इनके वीडियो देख करके कहने लगेंगे। अच्छा, अब देखिए, इन्होंने कहा कि वो दुर्योधन से, बोना दुर्योधन से वो अरविंद केजरीवाल को जी को ऐसा कह रहे हैं। पर सेम बिल पर राज्यसभा में राघव चड्ढा जी ने भी बहुत सारी बातें कही, महाभारत को कोट करते हुए बातें कही, और उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए। जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बन के पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। अब राघव चड्ढा जी भी दुर्योधन का नाम लिए है, श्री कृष्ण का नाम लिए है, कौरव का नाम लिए, तो क्या ये दुर्योधन किसे कह रहे हैं? बीजेपी के ही पार्टी के किसी मेंबर को कह रहे हैं? तो अगर इनके ख्याल से रमेश बिधूड़ी जी ने अगर कुछ गलत कहा है तो फिर तो राघव चड्ढा जी ने भी गलत कहा है। लेकिन इनका ये डबल स्टैंडर्ड है। वो रमेश बिधूड़ी जी के बारे में तो बिल्कुल आपको बताए रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा, लेकिन राघव जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। यही से समझ में आता है कि ये पत्रकारिता के नाम पर कितना बड़ा है, कितना बड़ा दाग है। दूसरी बातों को चर्चा करते हैं। अब पूरे इनके वीडियो में ये बिल क्यों जरूरी था, ये बिल क्यों नहीं जरूरी था, इस पे बात नहीं बता रहे। इसी बता रहे कि बीजेपी परेशान थी, बीजेपी जल्दी से बिल लाना चाहती थी, असंवैधानिक बिल है। लेकिन मैं एक बात आपको और एक वीडियो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रंजन गोगोई जी का, जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब चीफ जस्टिस से ज्यादा ज्ञान तो इनके पास है नहीं। रघुवीर जी जितने भी अपने आप को बुद्धिमान और इनके अंधभक्त इन्हें जितना भी बुद्धिमान माने, पर ये बात तो सच्चाई है ना कि चीफ जस्टिस से ज्यादा ये पढ़े लिखे नहीं है। चीफ जस्टिस से ज्यादा इन्हें किसी भी लीगल टॉपिक का लीगलिटीज, टेक्निकलिटीज तो पता नहीं होगा। तो रंजन गोगोई जी को एक बार सुन लेते हैं। And I will address the House
and the chair, of course, from three standpoints: sub judice, overreaching the Supreme Court's order, and the constitutional validity. So there is some faint voice about impropriety, sub judice. As a layman, it is not sub judice. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance. What the House is debating is on the validity of a law. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance, and specifically two questions referred to the Constitution bench. That has nothing to do with what is being debated in the House, number one. Number two, this is for all the members of the House, and it has some importance so far as the relation between the judiciary and the executive is concerned. I would request all the members of the House to have a relook at Articles 105, 121, and 122. There is absolute freedom of speech in Parliament, and whatever a member says in Parliament cannot be questioned in a court of law. I do not find a similar constitutional provision restricting the debates in courts. What the courts cannot do under 121 is question the conduct of a judge in relation to a pending matter. The restriction that the House imposes on its own speech is self-imposed by the rules. And what do the rules provide? Mr. Chairman, sir, the rule says a member shall not discuss a matter of fact which is a court pending before a court of law. It's not a matter of fact that is what is being debated. It's a question of law. It is not even an interpretation of law. It's on a debate on law. Now, Mr. Chairman, sir, so where sub judice is concerned, the bill takes away 3A from the ordinance. To my mind, it's a perception, I may be wrong. To my mind, when 3A has been taken out of the ordinance and it is not there in the bill, the questions referred to the Constitution bench stands self-answered. Because if you read the order of the Supreme Court referring the matter to the Constitution bench, a copy of which I've got and I've read, my view is that the entire reference has been necessitated by the provision of 3A of the ordinance, which no longer exists. Therefore, it is the prerogative, the right of the members of the House to debate. The question of sub judice doesn't come. So far as overreaching or outreaching the order of the Supreme Court is concerned, very shortly put, the position in my perception is this: the state legislature makes laws for the states, the Parliament makes laws for the union territories. For the National Capital Region of Delhi, which has a special status, the state legislature or the legislature of Delhi makes the laws on the state subjects, except three. But as Mr. Jethmalani read out, by virtue of 239 3B, Parliament has a power to frame laws beyond these three. And that is exactly what the bill is seeking to do. Therefore, there is no question of overreaching. And what कौन चीज जो राज्यसभा में कल हुई थी इस बिल को पारित होने के टाइम, फर्जी सिग्नेचर किए गए थे। राघव चड्ढा जी ने कुछ पास करा था अमेंडमेंट टाइप का, और उसमें फर्जी सिग्नेचर पाया गया है बीजेडी पार्टी के पात्रा जी का। तो ये जो फर्जी सिग्नेचर पाया गया है, इसका आरोप सीधा सीधा लग रहा है राघव जी पर ये अपने 20 मिनट की वीडियो में इस बात पर चर्चा ही नहीं करते हैं। अच्छा, फिर ये शीश महल में जो विजिलेंस ऑफिसर था, शीश महल पे जो कार्रवाई चल रही है या शराब घोटाला में जो कार्रवाई चल रही है, उस पर किसी भी तरह का ऑफिसर को चेंज ना किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है कहीं ना कहीं इस बिल को लाने का। इस पर रवि जी कुछ नहीं कहते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इनके पूरे वीडियो को देखकर समझ में आता है ये एक पक्ष तो लेते हैं, दूसरे पक्ष के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताते। ये रमेश बिधूड़ी जी के बारे में तो बताते हैं, लेकिन राघव चड्ढा जी के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को राइवलीज है, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, ये बात समझ में आता है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते अगर वो पत्रकार है तो उनको तो दोनों साइड की चीजों को अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल एक स्पोक पर्सन की तरह काम करते, कभी इस पार्टी के स्पोक पर्सन बन जाते, कभी उस पार्टी के स्पोक पर्सन बन जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि दोहरा चरित्र कितना बड़ा दोहरा चरित्र रखते हैं और सबको गोदी कहने वाला ये खुद कितना बड़ा गोदी है। धन्यवाद।